जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके जो ग्लोबल लेवल पे पॉपुलर हुए, या तो आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या आप एसेट एलोकेशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच वी कैन नॉट फंड फ्रॉम आवर रेगुलर इनकम। मतलब जो हम इनकम कमाते हैं और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो कुछ ऐसे बहुत सारे गोल्स हैं जो हम अपने रेगुलर इनकम से फंड नहीं कर सकते। बच्चे का एजुकेशन, अपना रिटायरमेंट, जो हमारी रेगुलर इनकम से फंड नहीं होंगे। तो इन सब को सॉल्व करने के लिए और या फिर सॉल्व करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग अप्रोच को सबसे एफिशिएंट अप्रोच बताया गया है। तो हमने फिनकार्ड के अंदर इस पूरे स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस किस तरीके से रन होना चाहिए। तो हमने बोला कि फाइनेंशियल प्लानिंग के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है डिस्कवरी प्रोसेस, दूसरा हिस्सा है फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस और तीसरा हिस्सा है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। मतलब डिस्कवरी प्रोसेस में आप सबसे पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और क्या पॉसिबल गोल्स होने चाहिए, है ना, या क्या पॉसिबल रिसोर्सेस हैं। तो इस प्रोसेस का नाम है ड्रॉन प्रोसेस, DRAWN। So what does DRAWN stands for? D stand for understanding your goals first, कि आपके गोल्स क्या क्या हैं, कितने एस्पिरेशनल गोल्स हैं, कितने लायबिलिटी बेस्ड गोल्स हैं। The second subsequent piece is R, reality check। तो रियलिटी चेक क्या है? जो गोल्स हैं वो फंड होंगे हमारे सेविंग से। तो आज हमारी इनकम क्या है, हमारे एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, हमारा सेविंग रेशियो क्या है या हमारा सरप्लस रेशियो क्या है। तो जो हमें एक गाइडेंस देगा कि हम अपने गोल्स को किस तरीके से फ्यूल कर पाएंगे। A स्टैंड फॉर अवेलेबल रिसोर्सेस, मतलब कि क्या कितनी सेविंग्स कहां कहां पर मैंने अभी कर रखी है, पीएफ के फॉर्म में, स्टॉक्स के फॉर्म में, म्यूचुअल फंड के फॉर्म में या किसी और इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के फॉर्म में। इन दोनों जानकारी के बाद, यानी रियलिटी चेक और आपके अवेलेबल रिसोर्सेस के बाद, जानकारी के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है वे फॉरवर्ड का, विच स्टैंड फॉर W। तो मतलब कि क्या ऑप्टिमाइज तरीका होगा कि वेयर आई एम स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर आई वांट टू रीच, हाउ मच फ्यूल आई हैव एंड व्हाट कुड बी द रोड मैप फॉर रीचिंग आउट दैट गोल्स। ठीक है। फिर जो लास्ट है नेविगेशन, कि हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमें ये भी पता है हमारे इनकम में सेविंग्स कितनी हो रही है, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं। तो नेविगेशन ये दर्शाएगा कि सबसे एफिशिएंट रास्ता कौन सा होगा, और उसके बेसिस पे हम सेकंड प्रोसेस में मूव करते हैं, विच इज अ फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस, जो डिनोट होता है ERGRE मॉडल में। जब हमने स्ट्रक्चर को सोचा तो हमने सोचा कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रक्चर जो है कुछ पिरामिड स्ट्रक्चर की तरह होना चाहिए, जो दुनिया का वन ऑफ द स्टेबल स्ट्रक्चर है। सबसे पहला आप काम करेंगे आप अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करेंगे। तो व्हाट इज इमरजेंसी फंड? तो जब भी हम इमरजेंसी की बात सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि किसी का हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, जॉब लॉस हो गया, किसी रिलेटिव्स को पैसे की आवश्यकता है, घर में कोई रेनोवेशंस आ गए छोटे मोटे। तो हम क्या करते हैं? हम या तो क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं, या लोन लेते हैं, या अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से कंपाउंडिंग खराब होती है। तो इमरजेंसी फंड मेक श्योर करता है कि आप इस तरीके के एडहॉक एक्सपेंडिचर को आसानी से मैनेज कर सकें। ये इमरजेंसी फंड 3 से 12 महीने का एक ऐसे रिजर्व में रखिए जहां पर आप पैसा जो है विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स में एक्सेस कर सकें। दूसरा जो है रिस्क प्रोटेक्शन। मिडिल क्लास लाइफ में लार्जर लेवल पे 3 तरीके के बड़े रिस्क होते हैं, लाइफ, हेल्थ एंड एसेट रिस्क, जो आपके फाइनेंसेस को बहुत ख़राब कर सकता है। तो लाइफ रिस्क क्या है? अगर मैं अपनी फैमिली का अर्निंग मेंबर हूँ और इन बिटवीन अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो इसको कर्व करने के लिए पीपल शुड बाय अ टर्म इंश्योरेंस। कितना टर्म इंश्योरेंस? जो भी आपकी गोल वैल्यूज़ हैं, लोन वैल्यूज़ हैं, जिनको पूरा करने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए उतने अमाउंट का आपका टर्म कवर होना चाहिए। दूसरा जो रिस्क है वो हेल्थ है। तो इसमें 3 लार्जर प्रॉब्लम है। एक है जो कंपनी का हेल्थ कवर है, ये बहुत छोटा कवर होता है, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन 14% के आसपास का है, और मिडिल क्लास ऑडियंस आर नॉट कंफर्टेबल टू गो एंड डू द ट्रीटमेंट इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल।
और प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत एक्सपेंसिव है। दूसरा, अगर किसी भी रीज़न से कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, जैसे कोई हार्ट इशू हो गया या कोई लिवर इशू हो गया या कोई भी ऐसी डिसीज़ है जिसको हमने क्योर कर लिया, मतलब वी आर फाइन नाउ, बट बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज नया मेडिकल कवरेज नहीं ऑफर करती है। तीसरा, जब मैं जॉब चेंज करता हूं तो कंपनी पॉलिसीज़ अलग होती हैं। किसी कंपनी में जीएमसी पॉलिसी अच्छी हैं, किसी में नहीं है, कम कवरेज है। तो एक हेल्थ कवर आपका इंडिपेंडेंट कवर और बड़ा कवर, एनीथिंग बिटवीन 50 लाख टू 1 करोड़ आपका हेल्थ कवर होना चाहिए। और तीसरा हो गया एसेट रिस्क, कि अगर आपकी कोई भी एसेट जो है वो एक्सपोज्ड है नेचुरल कैलामिटी से, तो आपको उसको भी कवर करना चाहिए, क्योंकि दैट कैन क्रिएट अनदर डैमेज ऑफ योर लाइफ। अब तीसरे लेवल पे जो आएगा विच इज़ अ गोल प्लानिंग, जहाँ पर देखा जाता है कि ऐसे कितने गोल्स हैं जो नीड टू बी हैं और ऐसे कितने गोल्स हैं जो गुड टू बी है। नीड टू बी मतलब विच आर नॉन नेगोशिएबल, बच्चों का एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट, बाइंग हाउस। गुड टू बी एवरी ईयर इंटरनेशनल वेकेशन, बड़ा घर, बड़ी कार। तो ये जनरल लेवल पे देखा गया है। तो गोल प्लानिंग आपको एजुकेट करता है कि अगर आपको ये सारे गोल अचीव करने हो तो आपको कितनी मंथली सेविंग्स करनी पड़ेंगी या कितना पैसा आपके पास होना चाहिए। तो हो सकता है वो पैसा उतना ना हो, तो उस अवेयरनेस में वी स्टार्ट रैशनलाइजिंग द गोल वैल्यू एंड टाइमलाइन। उसके बाद जो प्रोसेस है ERG, R स्टैंड फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। ये एक सर्वे है जो बोलता है कि लार्जर लेवल पे लोगों की जो रिटायरमेंट रिक्वायरमेंट है वो PF, PPF या NPS से फंड नहीं होगी, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द एस्पिरेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो रिटायरमेंट प्लानिंग आपको एजुकेट करता है कि अगर मुझे 50 साल, 55 साल या 60 साल की एज में रिटायर होना है तो कितना पैसा उस समय पे चाहिए होगा और कितना पैसा मेरा PF, PPF, NPS से फंड होगा और कितना डेफिशिएट होगा जो मुझे फंड करना चाहिए। तो कई बार हमसे एक सवाल पूछा जाता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग को अलग गोल क्यों रखा गया है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज, वो भी एक गोल है। तो हम वहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं कि रिटायरमेंट आपकी लाइफ का इकलौता ऐसा गोल है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे कि बच्चे की एजुकेशन पार्शियली और फुल्ली फंड की जा सकती है एजुकेशन लोन के थ्रू। मैरिज को आप अपने हिसाब से कट डाउन कर सकते हैं, वेकेशंस को आप अवॉइड कर सकते हैं, घर किराए पे मिलते हैं, लेकिन रिटायरमेंट इनकम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो प्रायोरिटीज़ वाइज में रिटायरमेंट जो है वो हमेशा हाई प्रायोरिटीज़ में आएगा, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और आप उसको टोन डाउन नहीं कर सकते। और जो एक लास्ट पीस है विच इज़ E स्टैंड फॉर स्टेट प्लानिंग। तो आपको किसी भी लॉयर या कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक सिंपल प्लेन पेपर पे अगर आप कंटेंट लिख देते हैं, उसको साइन करते हैं, विच इज़ वैलिडेटेड बाय 2 विटनेस, वो विल इंडिया के अंदर मान्य है। इट इज़ दैट चीप। और इस बहाने आपकी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन भी होगी, बिकॉज डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हमें पता नहीं कौन सी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, लोग कैसे सर्च करेंगे। सो जो तीसरा प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है RAISE। इसमें क्या समझने की कोशिश करते हैं। सो R स्टैंड फॉर कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी है। द R स्टैंड फॉर व्हाट काइंड ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग यू हैव, कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हैं। आर यू कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, मॉडरेट इन्वेस्टर, अग्रेसिव इन्वेस्टर, आपका किस तरीके का इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है, किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे मार्केट वोलेटिलिटी पे। तो इस रिस्क प्रोफाइलिंग से इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस बेहतर होते हैं। A स्टैंड फॉर एसेट एलोकेशन, मतलब कि आपका जैसा रिस्क प्रोफाइल है और आपके गोल्स के जो टाइमलाइंस हैं, कि कुछ गोल्स 3 साल में हैं जिसमें इक्विटी नहीं हो सकता, कुछ गोल 10 साल में जिसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कुछ गोल्स में गोल्ड होना चाहिए, जैसे कि मैरिज एक गोल है। तो बेसिस ऑफ गोल्स के टाइम फ्रेम और रिस्क प्रोफाइलिंग के बेसिस पे ये डिनोट करेगा कि आपका एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए। I स्टैंड फॉर इंटीग्रेटिंग एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट। तो इंटीग्रेटिंग एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में हम ये करते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट अच्छी है उनको 3 पार्ट में सेग्रीगेट करेंगे। एक जो खराब इन्वेस्टमेंट है जिसको अभी बेच देना चाहिए और नए एसेट एलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी जो उतनी अच्छी नहीं है बट सही समय नहीं है उनको निकालने का, उन्हें होल्ड करना चाहिए, टैक्सेशन रीजंस हो सकते हैं। और तीसरा जो हो गया कंटिन्यू, कि कैसे किस गोल के अंदर से मैप करेंगे जिसके बेसिस पे आपके पास क्लैरिटी हो कि ये इन्वेस्टमेंट इस गोल को अचीव करने में मुझे मदद करेगी। जब ये तीनों पीस हो जाते हैं तब आपका S आता है स्कीम सिलेक्शन, जहाँ पर हमारी डिटेल रिपोर्ट्स हैं रिसर्च टीम द्वारा
जहाँ पर हम ये देखिए कौन सी स्कीम्स हैं जो आपके एसेट एलोकेशन में फिट होगी, मतलब कितना लार्ज कैप वाली स्कीम करनी है, कितनी मिड कैप वाली स्कीम करनी है, कौन सी फ्लेक्सी कैप वाली स्कीम करनी है, कौन सी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करनी है, पीएमएस करना है या एआईएफ करना है। ये सारे पार्ट स्कीम सिलेक्शन में कवर होते हैं। और जो इसका लास्ट पार्ट है इवैल्यूएशन, तो जनरल परसेप्शन है कि मैंने तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी 20 साल के लिए, अब तो ये चलने देंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इवैल्यूएशन मतलब कि टाइम टू टाइम बेसिस पे आप अपने फाइनेंशियल प्लान को और इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करते रहें। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पर्सनल फाइनेंस के अंदर डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं। जैसे इनकम चेंज हो गई, जॉब चेंज हो गई, मैं इंडिया से इंडिया के बाहर चला गया, पेरेंट्स की सडन कोई रिक्वायरमेंट आ गई, तो इसके लिए इवैल्यूएशन होता है। तो जहाँ पर हम लोग हर क्वार्टर रिव्यू करते हैं पूरे फाइनेंशियल प्लान को और मेक श्योर करते हैं कि समय रहते हुए उस डायनामिक्स को इनकॉर्पोरेट किया जाए और वो चेंजेस बिल्ड किए जाए। तो अगर मुझे इस पूरे पार्ट को कंक्लूड करना हो तो आपका 70 से 80% समय प्लानिंग पे होना चाहिए, 15% समय इवैल्यूएशन पे होना चाहिए, सिर्फ 5% समय स्कीम सिलेक्शन पे होना चाहिए। वेयरएज जनरल प्रैक्टिस है कि लोगों का 80 से 90% समय स्कीम सिलेक्शन पे है। तो ये इसी रीज़न से अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे कि 2% लोग ही इकोनॉमी की 70% इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हैं, क्योंकि ये 2% वो लोग हैं जो अपनी प्लानिंग पे समय देते हैं, इवैल्यूएशन पे समय देते हैं और ट्रांजैक्शन पे कम समय देते हैं। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ ये एक्सरसाइज रन हो तो आप हमारे फ्री फाइनेंशियल प्लानिंग टूल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो आपको एग्जैक्टली इसी प्रोसेस से एक्सप्लेन करेगा कि कैसे आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए।